सभी ग्रेट मॉर्निंग आप लिखिए लेक्चर 22 कोट ऑफ द डे, और मैंने लिखा आई एम द पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। बेटे इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज इम्पॉसिबल। आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मुकाम आपने अभी तक अचीव किया ही है, आज इस लेवल पे आप पहुंचे। यू हैव ऑलरेडी डन सो मच हार्ड वर्क। अब धीरे धीरे है क्या, आपको अपने ऊपर ही थोड़ा सा फेथ कई बार कम हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है। नहीं यार, आगे बढ़ना है, फेथ करना है, ट्रस्ट करना है, लाइफ में पॉसिबिलिटीज लेकर आनी है। आइए इन सब प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 22 की स्टार्टिंग कर रहा हूं। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है, एक छोटी सी केस स्टडी बतानी है। आइए दोस्त आज के इस लेक्चर का एजेंडा क्या है थोड़ा सा मैं और बता दूं। बेटे एक तो मैं अभी अभी केस स्टडी कराऊंगा बाय प्रोडक्ट्स की केस स्टडी, और एक आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ को प्रोडक्ट, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेस्टेज। हमने जो प्रोसेस कॉस्टिंग में लेक्चर 17 में मैंने जो केस स्टडी कराई थी उसमें नॉर्मल लॉस दो तरह के बताए थे। एक नॉर्मल लॉस विच कैन नॉट बी सोल्ड, वो मैंने कहा था इवेपोरेट हो गया, मैंने कहा था श्रिंक हो गया, मैंने कहा दैट इज वेस्टेज। एंड देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ नॉर्मल लॉस विच कैन बी स्क्रैप, जिसको हम बेच सकते हैं, जिससे स्क्रैप निकलता है। आई थिंक आपको याद है। तो बेटे ऑफिशियली मैं आज आपको को प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट नोट है। और आज मैं आपको वेस्टेज के बारे में बताऊंगा, स्क्रैप के बारे में बताऊंगा, छोटी छोटी बातें आज आपको मैंने देनी है, वैल्यू एडिशन करनी है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 से वर्क इन प्रोग्रेस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे, जो बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं भूपेश आनंद उसको ईजी बना दूंगा। बेटे रजिस्टर ओपन कर चुके होंगे मुझे ऐसा लगता है, और कमर सीधी करके बैठे हुए मुझे ये भी ऐसा लगता है। आप बिल्कुल लेट के नहीं पड़ेंगे, मोबाइल फोन आपका ऑफ है। मैंने आपको कहा आपको इस तरह से बैठना है। बेटे आपके बैठने का पोस्चर, आपके बोलने का पोस्चर, आपके कपड़े पहनने का पोस्चर, आप मुझे देखिए ना, मैं हमेशा टाई पहन के आपके सामने खड़ा होता हूँ, खड़े होकर क्लास लेता हूँ, इससे आपको इफेक्ट ज़्यादा आता है। मैं यही लेक्चर बैठ के पढ़ाऊंगा तो आपको इफेक्ट अलग आएगा, क्योंकि जो मैं करूंगा, जो मेरे में वाइब्रेशन होंगी, जो मेरी एनर्जी होगी, वो आप ही के अंदर जाने वाली है। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट दूं, तो आप कमर सीधी करके बैठे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, हमेशा खुश रहें। लाइफ में अप्स डाउन्स तो आते रहेंगे। आपने कई बार बड़ी ज़्यादा मेहनत की होगी और फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, मेरे साथ भी और बहुतों के साथ होता है। हिम्मत नहीं हारनी, खुश रहना है, फिर कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरे दोस्त। आइए भूपेश आनंद के साथ let us start with a new journey. I think I have already discussed what is the meaning of a byproduct, what is the meaning of a main product, what is the meaning of a joint product, and the decision criteria is the sales value. If there is a huge difference in the sales value, then the main product will be the product having higher sales value and the other products having lesser sale value. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बटर का और बटर मिल्क का, छाछ का। छाछ बड़ी सस्ती बिकती है बेटे, 2-3 रुपए किलो, 2-3 रुपए लीटर, 5 रुपए का पैकेट बिकता है। बट बटर आप देखिए हंड्रेड्स में बिकता है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बटर एंड बटर मिल्क। सो आई विल से बटर इज द मेन प्रोडक्ट एंड बटर मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट। एंड आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स आल्सो, केरोसिन ऑयल, गैसेस, ऑल हैव द सेम सेल्स वैल्यू। सो सेल्स वैल्यू इज द मेजर क्राइटेरिया। ठीक है सर, ये बात तो हमें पता ही है। और मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया था कि अगर वो बाय प्रोडक्ट बिक सकता है तो हम उसमें सेल्स वैल्यू मेथड लगाएंगे, और अगर वो नहीं बिक सकता तो हम कॉस्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे। और बेटे मैंने सेल्स वैल्यू में आपको लास्ट लेक्चर में 3 मेथड्स बताए थे। पता नहीं आपको ध्यान में है नहीं है, नहीं है तो फिर भी है, तब भी आप फर्स्ट पॉइंट लिखें अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। लिखे बेटे फर्स्ट पॉइंट में लिख दें अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। उसकी 2 ब्रांचेस बनाए, सेल्स वैल्यू मेथड एंड कॉस्ट मेथड। सेल्स वैल्यू एंड कॉस्ट मेथड। तो बेटे सेल्स वैल्यू मेथड में हम 3 मेथड्स लिखेंगे। पहला मिसलेनियस इनकम मेथड, दूसरा टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट मेथड, and the third which is very important which I have given the 5 star, that is reverse cost method. बेटे आज के इस लेक्चर में मैं कहता हूँ जी पहला तो बड़ा इजी था मिसलेनियस इनकम, उसको हम मिसलेनियस इनकम मान लेंगे। अच्छा दूसरा भी बड़ा इजी था सेल्स वैल्यू टोटल कॉस्ट जितनी भी जॉइंट कॉस्ट की होगी उसमें से बाय प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू लेस कर देंगे, बैलेंस जो जॉइंट कॉस्ट बचा दैट इज फॉर बाय मेन प्रोडक्ट।
लेकिन थर्ड इज रिवर्स कॉस्ट मेथड, जब उन बाय प्रोडक्ट्स की भी सेल्स वैल्यू अच्छी खासी है, छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि अगर छोटी मोटी होती तो मिसलेनियस इनकम फॉलो कर देते, टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू बाय प्रोडक्ट कर देते, बट द पॉइंट इज they are also of importance and they can be sold at a higher value. So the third method which we will be going to start today is reverse cost method. आज के लेक्चर में मैं आपको रिवर्स कॉस्ट की बातें बताऊंगा. लास्ट लेक्चर में मैंने इसका फॉर्मेट बताया था, लेकिन हम लॉजिकली देखेंगे. अच्छा, नेक्स्ट था प्रोडक्शन मेथड. देखिए, इफ दैट कैन नॉट बी सोल्ड वी जनरली फॉलो कॉस्ट मेथड विच इज ऑल्सो नेम्ड एज प्रोडक्शन मेथड, जिसमें मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या अप्रॉक्सीमेशन मेथड. सारे के सारे थ्योरी के हैं. बेटे मैं भूपेश आनंद, मुझे रोकना मत ये कहने के लिए कि आपको दोबारा से फॉर्मेट लिखना. आपने लास्ट लेक्चर में लिखा था, मुझे पता है. I know that you know, but I know that you don't know, and I don't know you don't know. बेटे इस दुनिया में बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं कि हमें पता ही नहीं है. कुछ चीजें हमें पता है कि हमें पता है, कुछ चीजें हमें पता है कि हमें नहीं पता, कुछ चीजें हमें पता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है. बड़ा सर्कल है यार. तो आप फॉर्मेट लिखें, फॉर्मेट एज पर रिवर्स कॉस्ट मेथड. मैंने आपको बताया था कि रिवर्स कॉस्ट का मतलब है, हम जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं तो पहले कॉस्ट लिखते हैं, पहले फैक्ट्री कॉस्ट लिखी, फिर कॉस्ट, फिर ऑफिस कॉस्ट ऐड की, फिर नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, सेल्स में, मैन्युफैक्चर्ड में, सेल्स में आए. अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट को उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा देंगे. अच्छा, जैसे उल्टाएंगे तो ऊपर वाली सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी और नीचे वाली सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी. इसका मतलब हम सबसे पहले कॉस्ट शीट में ऊपर सेल्स लिख देंगे, ऑटोमेटिकली आई जाएगी. तो मैं रिवर्स कॉस्ट मेथड में कुछ नया नहीं कर रहा, एक लॉजिक बता रहा हूं कि यार आप ये बताओ, वो जो सेल्स वैल्यू है उसमें जॉइंट कॉस्ट का भी शेयर है, सेपरेट कॉस्ट का भी शेयर है, प्रॉफिट का भी शेयर है. तो अगर मैं क्या करूं, एक एक करके वो चीजें लेस करता जाऊं उसमें से, तो जॉइंट कॉस्ट बच जाएगा ना. बस बेटे इसी का नाम है रिवर्स कॉस्ट मेथड. आप पहले सेल्स लिखेंगे क्योंकि आपने कॉस्ट शीट को उल्टा कर दिया है, उसमें से प्रॉफिट लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स बचेगी, उसमें से अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे वो भी लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचेगी. उसमें से अगर ऑफिस ओवरहेड्स होंगे तो वो भी लेस कर देंगे तो ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगी. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं तो वो भी लेस कर देंगे तो बेटा बचेगी फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट में दो चीजें हैं, एक जॉइंट कॉस्ट का शेयर और एक सेपरेट कॉस्ट का शेयर. और आपको सेपरेट कॉस्ट पता है, अगर आप सेपरेट लेस कर दोगे तो जो ड्रामा बचेगा उसका नाम है, दैट इज नेम्ड एज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट. तो लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बेटे, फॉर्मेट एज पर रिवर्स कॉस्ट मेथड. मेन प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू लेस प्रॉफिट. जैसे बाय प्रोडक्ट मान लेते हैं एक है, एक मेन प्रोडक्ट. अगर एक से ज़्यादा बाय प्रोडक्ट होंगे तो एक खाना और बना देंगे, कॉलम और बना देंगे. अभी तो फॉर्मेट कर रहे हैं, अभी हम इसकी केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे. तो बेटे आपने ये लास्ट लेक्चर में भी बनाया था, आप दोबारा से लिख रहे हैं, सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस ऑफिस इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट. बिल्कुल ऑपोजिट बेटे. हमने जब कॉस्ट शीट को टेढ़ा कर दिया तो जो नीचे वाली चीजें ऊपर आ गई, सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट. अब हम रुक गए फैक्ट्री कॉस्ट तक. बेटे फैक्ट्री कॉस्ट में दो चीजें छुपी हुई हैं, एक तो जॉइंट कॉस्ट का शेयर और एक छुपा हुआ है क्या, सेपरेट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दूं, अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दूं, ये देखो बेटे यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा, ये देखिए, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने बेटे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया. यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मेट में सेपरेट कॉस्ट. आपने जो सेपरेट कॉस्ट की वो लेस कर दीजिए और जो बैलेंस बच गया उसका नाम है जी शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट. आप में से बड़े सारे ऐसे बच्चे जो बेवकूफ़ हैं, जो लिख ही नहीं रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उनको लगता है उनको आता है, आता होगा यार, खाली बैठ के तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो. आप हल्का सा कष्ट नहीं कर सकते. सेल्स लिखो, प्रॉफिट लेस करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिखो,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो, ऑफिस ओवरहेड्स लेस करो, फैक्ट्री कॉस्ट लिखो, सेपरेट कॉस्ट लेस करो, बैलेंसिंग फिगर जॉइंट कॉस्ट लिखो। बेटे आराम से करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जी। आप सबको कसम होगी, अगर आपने ये केस स्टडी अपने आप अभी मेरे सामने नहीं लिखी, कसम होगी आप फेल हो जाओगे अगर आपने नहीं लिखा तो। बेटे ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस एग्जाम्पल से रिवर्स कॉस्ट मेथड के लॉजिक्स और कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। तो आप इसमें देखिए, मैंने एक मेन प्रोडक्ट लिया और दो बाय प्रोडक्ट्स लिए, जिससे कि आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आए। मैंने यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट भी दिया, मैंने यहाँ पे सेल्स वैल्यू भी दिया, मैंने प्रॉफिट भी दिया, मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया, कि आपको A to Z पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। तो बेटे लिखना स्टार्ट करो, कमर सीधी कर लो यार, छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो जॉइंट कॉस्ट इज 1,19,550 डॉलर्स कह दें, यूरो कह दें, पाउंड्स कह दें, आपकी मर्जी है। मैंने लिखा रुपीज 1,19,550 इज द जॉइंट कॉस्ट इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेन प्रोडक्ट। आपने मेन प्रोडक्ट नंबर P जब बनाया, उस समय 1,19,950 रुपए की जॉइंट कॉस्ट लग गई, और उसमें से दो बाय प्रोडक्ट निकले, A और B। ठीक है सर, आराम से देखो बेटा, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो एक से ज़्यादा, एक ही रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट निकलते हैं तो दे कैन बी बाय और दे कैन बी जॉइंट। मैं तो खुद यहाँ पे क्वेश्चन चीख चीख के केस स्टडी कह रहा है, ये बाय हैं, ये बाय हैं, ये बाय हैं। वैसे आई नो दैट इफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मेन प्रोडक्ट एंड द अदर प्रोडक्ट्स, देन दैट प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट हैविंग द हायर सेल्स वैल्यू इज द मेन प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स आर बाय प्रोडक्ट्स। बट यहाँ पे क्वेश्चन कह ही रहा है, ठीक है जी। ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड। वो कहता है ये सारे प्रोडक्ट्स को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ी। आपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ एक कोर्स और किया, फिर जाकर जॉब करी, इसका मतलब यू इनकर्ड सम सेपरेट कॉस्ट अगेन, देन यू हैव बीन सोल्ड। तो ऑल मेन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B को हमने और बेचा और बनाया और फिर बेचा। अच्छा, उसके पर्टिकुलर्स नीचे है जी। सेल्स वैल्यू चेक कर लीजिए, 90,000 रुपीज़ है मेन प्रोडक्ट की, 60,000 रुपीज़ है बाय प्रोडक्ट A की, 40,000 रुपीज़ है बाय प्रोडक्ट B की। एक बच्चा कह रहा है ये आंसर है, ये क्वेश्चन है बेटा, उसको नींद आ रही है, उसको थप्पड़ मारूंगा इतनी तेज की याद आ जाएगा उसको। बेटा ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी तो आंसर करना है। आंसर आप करोगे, आप लिखो सेल्स वैल्यू 90,000, 60,000, 40,000, फिर लिखिए जी सेपरेट फर्दर कॉस्ट। मैंने ऊपर क्वेश्चन में कहा था ना कि भाई निकलने के बाद उसको सेपरेट कॉस्ट भी इनकर की गई, 6,000, 5,000, 4,000। इट मीन्स आई एम गिवन विद द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड आई एम गिवन विद द सेपरेट कॉस्ट। ये बेटे फैक्ट्री के अंदर ही होती है फर्दर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? फैक्ट्री में। जॉइंट कॉस्ट कहाँ होती है? फैक्ट्री में। वो भी तो जॉइंट कॉस्ट भी तो प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है। तो बेटे आप इस बात का ध्यान रखना, जॉइंट कॉस्ट भी और फर्दर कॉस्ट भी सब की सब कहाँ हो रही है बेटे? फैक्ट्री में। तो सेपरेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6,000, 5,000, 4,000। आगे लिखा हुआ है जी प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स। इसका मतलब हम जब मेन प्रोडक्ट बेचते हैं तो मोटा मोटी हमारे कॉम्पिटिटर्स or we think that we should get a profit of 25% or we should have a profit of 25% in case of main product, 20% as a profit ratio in byproduct A and 15% as a profit ratio in byproduct B। आराम से, कुछ जल्दी है ही नहीं यार बेटे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यार, अभी एक पॉइंट हो रहा है। इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखेंगे वो कहता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मोहब्बत का इश्क के 2.5 अक्षर कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर हैं। जितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उसका 10% फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। मतलब अगर 1 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, टोटल मतलब मेन प्रोडक्ट की भी बाय प्रोडक्ट की भी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 1 लाख रुपए की है तो 10% उसका 10,000 रुपए विल बी फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड इट इज अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ 2:4:4। आराम से
मैंने कहा ना, हम जब करेंगे तो पूरा कंसेप्ट करेंगे बेटे, प्यार करेंगे तो पूरा करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि मैंने बाय प्रोडक्ट की काउंटिंग करा दी बस इतना ही था। नहीं यार, अभी तो क्वेश्चंस की लेक्चर स्टार्ट होंगे, अभी तो कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं बेटे। कंसेप्ट के साथ मैं एक एक केस स्टडी कराता हूँ कि आपको जो कंसेप्ट बताया है एटलीस्ट कुछ तो अंदर आए, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। आइए, वो कहता है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एज पर रिवर्स कॉस्ट मेथड। बहुत ही बढ़िया, उसने खुद ही कह दिया है कि भैया रिवर्स कॉस्ट मेथड को लगाना। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, हम रिवर्स कॉस्ट मेथड को ही लगाएंगे। वो कहता है जब आप बना रहे होगे स्टेटमेंट बनाना, और उस स्टेटमेंट में जॉइंट कॉस्ट को जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड कॉस्ट करते समय आपको रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाना है। ठीक है सर। और एक बात और कह रहा है कि वो जो बाय प्रोडक्ट ए बना था, 2 बाय प्रोडक्ट्स है ना, वो कहता है ए को अगर हम फर्दर प्रोसेस ना करें तो वो फिर भी बिक सकता है, ऐसा पता लगाया गया। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन टू योर मैनेजमेंट दैट वेदर योर बाय प्रोडक्ट ए शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और वेदर इट शुड बी फर्दर प्रोसेस एंड देन इट इज टू बी सोल्ड। मतलब आप नौकरी बीकॉम के बाद करें या बीकॉम के बाद कुछ और कोर्स करके फिर करें, आप लिख लें पहले, इफ बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट फर्दर प्रोसेस देन इट कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर अच्छे बच्चे हो गए ना तो मेरे को तो कसम चढ़ाने की भी क्या ज़रूरत है यार, आप खुद ही लिखोगे। आप देखो बेटे ये लिखा है नहीं लिखा, द जॉइंट कॉस्ट इज दिस मच इन द कोर्स ऑफ दिस मच, दिस इज अ सेल्स, दिस इज अ सेपरेट कॉस्ट, दिस इज अ प्रॉफिट रेट। बेटे लिखोगे तो अपने लिए लिखोगे, मेरे लिए क्या करना है यार, आपने मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो आप। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम गिवन विद दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स are 10% of this and you have to prepare a statement showing apportionment of joint cost as per reverse cost method। और दूसरी बात वो डिसीजन मेकिंग की पूछ रहा है, तभी तो मैंने आपको कहा था एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कई बार आपको डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। क्या डिसीजन लेनी पड़ती हैं कि भाई अगर आप इस बाय प्रोडक्ट ए को यहां बेचते हो, कहां, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो बेटे क्वेश्चन कह रहा है इट कैन बी सोल्ड एट 58,500 बाय प्रोडक्ट ए, और अगर आप इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो बेटे सेपरेट कॉस्ट तो लगेगी। अच्छा एक बार देख लें सेपरेट कॉस्ट कितनी है, सेपरेट कॉस्ट कितनी है बेटे, उस स्टेटमेंट में दी हुई थी हमारे को, सेपरेट कॉस्ट कितनी है, सेपरेट कॉस्ट है बेटे 5,000 और 60,000 रुपये की सेल्स वैल्यू है। ठीक है जी, 5,000 और 60,000 रुपये की सेल्स वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 60,000 रुपये का यहाँ बिकेगा और 5,000 रुपये की यहाँ पर सेल्स वैल्यू है, आराम से बेटे। इसका मतलब आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहां पर देख लेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप यहां पे भी देख लेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहां प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हम फिर क्या कहेंगे, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज टू सेल द बाय प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और अगर प्रॉफिट यहां ज्यादा हो रहा है तो हम यहां कहेंगे मैनेजमेंट में बी एडवाइज टू सेल द प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आई थिंक आप थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, that in this topic of byproducts and joint products you have to take a decision also that whether it is to be sold at split of point or whether it is to be sold after further processing. You're getting a point, my dear friends. So let's start with the journey. I want to tell you that how we can follow reverse cost method. Just you have to firstly prepare the format, and we have prepared so many times, you know. रिवर्स कॉस्ट मेथड में कॉस्ट शीट को उल्टा कर दो, सेल्स पहले लिखो। सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए पहले से ही स्टेटमेंट बनाई हुई है, बट आपके साथ साथ फिर बनाऊंगा। तो आप पहले हेडिंग लिखिए जो मैंने हाईलाइट कर दिया, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पहला है जी सेल्स वैल्यू, सबसे पहले हम जो लिख रहे हैं उसका नाम है बेटे सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू आराम से बेटे, ये तो गिवन ही है। अच्छा, ये सेल्स वैल्यू किसकी है, मेन प्रोडक्ट की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बाय प्रोडक्ट ए की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग,
बाय प्रोडक्ट बी की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो मैंने ऊपर सेल्स वैल्यू लिख दिया, नीचे लिखा जी लेस प्रॉफिट, पहले लिख दिया जी लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आया, एक बच्चे को मन में आ रहा है कि पता नहीं कैसे आया, क्योंकि वो बेवकूफ़ बच्चा है, कैलकुलेटर बाहर कभी रखता ही नहीं बेटे, क्यों रखेंगे। आपको कॉपी पेस्ट करने आए हो, आपका जन्म ही कॉपी पेस्ट करने के लिए हुआ है, आप चीज़ों को समझने थोड़ी आए हो, आप तो बेवकूफ़ हो। क्या करूँ मैं बेटे, मैं क्या बोलूँ। प्रॉफिट दिया हुआ है जी 25, 20, 15। अच्छा, प्रॉफिट हमेशा सेल्स वैल्यू के ऊपर होता है या कॉस्ट के ऊपर होता है बेटा, बेटे बता दो बेटे, बेटे प्रॉफिट किसके ऊपर होता है बेटा, प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सेल्स वैल्यू। तो जरा बताओ 90,000 का 90 का 25% निकालें तो बेटे ये आ रहा है 22,500। लिख लो बेटा, कॉपी पेस्ट करो, आपका जन्म कॉपी पेस्ट करने हुआ, लिख लो बेटे। 60,000 का 20% निकाल लीजिए, 60,000 का 20%, ये आ गया बेटे 12,000, कॉपी करो बेटा। अच्छा, 40,000 का 10% निकाल लीजिए या 15% निकाल लीजिए, 40,000 का 15% निकाल लीजिए, ये आ गया बेटे 6,000। आराम से सेल्स गिवन थी, प्रॉफिट की प्रतिशत गिवन थी, और प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे रिलेट करता है। वैसे कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटे, हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वी ऑलवेज रिलेट ऑन सेल्स। तो हम सेल्स के ऊपर डायरेक्टली 25, सेल्स के ऊपर डायरेक्टली 20, सेल्स के ऊपर डायरेक्टली 15 की परसेंटेज की लगाएंगे और प्रॉफिट निकालेंगे, और यहां पर टोटल कॉस्ट लिख देंगे। एक बच्चा कह रहा है ये टोटल कॉस्ट कैसे आई, उसके तो थप्पड़ मारूंगा बेटे। सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दो, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, करके देख लो। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में, आराम से बेटे। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वैसे एक कॉलम आप टोटल भी बना सकते थे। आप मुझे बताओ 67,500 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेन प्रोडक्ट में, 48,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है बाय प्रोडक्ट ए में, 34,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है बाय प्रोडक्ट बी में, और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई जी 1,49,500, 1,49,500। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10% वो कहता है फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। बेटे मैंने अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेट किया आपके लिए, टोटल फिक्स एक्सपेंसेस हैं 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और बेटे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,49,500, आपने देखा ही अभी 1,49,500, उसका 10% निकालें तो 14,950। अच्छा, वो कहता है इट इज टू बी बाइफिकेटेड इन 2:4:4। तो बेटे अब ये तो तीसरी क्लास की मैथमेटिक्स है कि 14,950 को 2:4:4 की रेशियो में डिवाइड कर दो। अब आप बार बार पूछेंगे तो मुझे, मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन मन ही मन आएगा कि इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं कि अपने आप करके राजी नहीं है। बेटे 14,950 को आप 2:4:4 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आ जाएगा बेटे फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड्स तो दिए नहीं हुए, तो बेटे फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 64,510। ये कैसे आई, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस कर दिया। अब ये बताओ ये जो 64,510 है ये फैक्ट्री है, ठीक है जी, इसमें दो कॉस्ट छुपी हुई हैं, एक तो सेपरेट कॉस्ट क्योंकि फैक्ट्री में दो कॉस्ट होती हैं, और एक जॉइंट कॉस्ट। तो बेटे अगर मैं इसमें से सेपरेट कॉस्ट लेस कर दूं, जो मुझे पता ही है, तो मेरे को जो नहीं पता वो निकल जाएगा। और बेटे मैंने क्या किया, सेपरेट कॉस्ट तीनों में से उनकी अपनी अपनी लेस कर दी, एंड आई गॉट दिस 58,510 एज अ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन मेन प्रोडक्ट, 37,000 एज अ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन बाय प्रोडक्ट ए, एंड 24,000 समथिंग 24 करके देखिए 24,020 इन बाय प्रोडक्ट नंबर बी।
अच्छा एक बात और बताओ, इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए एक बात का ध्यान रखना है। क्रॉस चेकिंग कैसे होती है बेटे? क्रॉस चेकिंग में आप जैसे करो 58510 प्लस 37020 प्लस 24020, बेटे ये वही आना चाहिए जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है 1,19,550। अगर आपका ये वही आ रहा है, क्योंकि हम उसी को तो विभाजित कर रहे थे, हम टोटल जॉइंट कॉस्ट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हम टोटल जॉइंट कॉस्ट की ही तो अपोर्शनमेंट कर रहे थे, हम उसी को तो भाग कर रहे थे, हम उसी का तो संधि विच्छेद कर रहे थे। इसका मतलब जो मैंने शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकाला, अगर मैं उन सब का जोड़ लगाऊं तो बेटे वो टोटल ऑफ जॉइंट कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। अभी मैंने करके दिखाया। तो बेटे आपको आज या अभी तक मैंने एक ही बात बताई, दैट इफ we want to do accounting for byproducts, and byproducts again the total sales value is somewhat prominent, you know, then it is better to follow reverse cost method. Reverse cost method, and as per reverse cost method it is nothing, you know, just we have to turn the cost sheet. Firstly, we have to write down sales less profit less cost of sales less selling less office less factory overheads. The balance figure is factory cost. चांस की बात है इस क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं दिए थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी आई, मैंने सेलिंग लेस करने के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई उसी को मैंने कह दिया तुमेव माता च पिता तमेव तुमेव बंधु च सखा तमेव, तुम ही मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, तुम ही मेरी फैक्ट्री कॉस्ट हो, तुम ही मेरा ये हो। और मैं फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गया। उसके बाद मैंने सेपरेट कॉस्ट लेस कर दिया एंड बैलेंसिंग वेरी शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, उसकी क्रॉस चेकिंग करके देखी। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है। लेकिन कहानी किस्मत की यहाँ पे खत्म नहीं होती यार। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। वो कह रहा है जी एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो कहता है जी मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी ये भी तो बताओ, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू मुकेश अंबानी टू सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब वो बाय प्रोडक्ट एक ही बात कर रहा है, क्योंकि पिछले अगर आप स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है कि बाय प्रोडक्ट ए को अगर हम बेच दें स्प्लिट ऑफ पॉइंट में तो इतने का बिक जाएगा। अब सवाल ये आता है कि उसको पहले बेचें या बाद में बेचें। अभी बता रहा हूँ वही डिसीजन है। तो क्वेश्चन में आपको अब ये डिसाइड करना है दैट वेदर इट इज बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और वेदर इट इज बी सोल्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अभी आपने जॉइंट कॉस्ट निकाला बेटे 37,020। तो मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, मैं बेटे 37,020 रुपये इन यहाँ लिख दिए। अब देखिए सारा डाटा आपके सामने है। अगर मैं इसको यहाँ बेचता हूँ तो मुझे ये सेल्स वैल्यू मिलेगी 58,500 की, बिल्कुल ठीक है। और ये जॉइंट कॉस्ट होगी 37,020 रुपये की, ये जॉइंट कॉस्ट मैं इनकर करूँगा, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ सेपरेट कॉस्ट तो होगी नहीं, बिकॉज मैं आगे जा ही नहीं रहा, मैं फर्दर कोई कोर्स कर ही ना, ग्रेजुएशन के बाद ही नौकरी कर रहा हूँ। तो 58,500 माइनस 37020 ये आ गया बेटे 21,480। इट मीन्स इफ आई सेल एट दिस पॉइंट, अगर मैं इसको इस पॉइंट में बेच दूं, किस में, स्प्लिट ऑफ पॉइंट में, तो मुझे 21,480 रुपये का बेनिफिट होगा। बट अगर मैं इसको आगे करके बेचूं तो बेटे आगे करके बेचूं तो 60,000 रुपये तो ये मिलेंगे, 37,020 रुपये की जॉइंट कॉस्ट इनकर होगी, 5,000 रुपये की सेपरेट कॉस्ट इनकर होगी। आप बताओ जी अगर मैं इसको थोड़ी देर के बाद बेचूं तो फिर कितना फ़ायदा होगा, माइनस 37020 माइनस 5,000, ये आ गया बेटे 17,980 रुपये आराम से। The point is, as a management accountant, if I sell this byproduct at split of point, I would have sold at 21,480. But if I am selling it after further processing, then it can be sold at 17,980. आप बात समझ रहे हैं दोनों? आप बताइए as a management accountant, what is the recommendation which you want to give to your management? तो बेटे recommendation को बड़ी polite language में लिखना है। The management may be advised to sell this byproduct A at split of point because we are earning a huge profit. आप बता सकते हैं कितना incremental profit हम अर्न कर रहे हैं? 17,980 वहाँ पर है और माइनस 21,480 यहाँ पर है। बेटे 3,500 $3,500 3,500 रुपये का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। एक तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है जी, और दूसरा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा।
तो बेटे अच्छी बात है, आम भी है और गुठलियों के दाम भी है। क्या करना है फिर आगे जाकर? इट मीन्स यू शुड सेल बाय प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नाउ दिस इज डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, जो मैं भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में कराऊंगा। ठीक है सर, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। बेटे आज के लेक्चर का एजेंडा मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा। मैंने आपको आज सबसे पहली बात बाय प्रोडक्ट की केस स्टडी बतानी थी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का प्रैक्टिकल कराना था, वो करा दिया। अब बस चुन्नी मुन्नी सी छोटी मोटी सी 3 बातें रह गई हैं जो मुझे समझानी है। एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ को प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेस्ट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्रैप। In lecture 17, I did a case study on process costing in which I have already told you something about waste and scrap. Both are normal loss. One normal loss which can be sold in the market and second type of normal loss which cannot be sold in the market. तो चलिए पहले मैं वेस्ट की बातें ही कर रहा हूँ, वेस्ट ही समझा देता हूँ, को प्रोडक्ट्स बाद में बताऊंगा। पहले आप वेस्ट को समझ लें बेटे, वेस्ट को समझ लें, वेस्ट को समझ लें। सर वेस्ट को समझ लें, हाँ मैंने कहा वेस्ट का मतलब है जो खराब हो गया, जो इवेपोरेट हो गया, जो श्रिंक हो गया, जो मेरे पास कुछ है ही नहीं, जिसको हम बेच ही नहीं सकते। तो मैंने लिखा इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मटेरियल दैट हैज नो वैल्यू। आहा क्या बढ़िया सी बात लिखी है जी। आपको पहले वर्ड में ही समझ आ गया कि मैंने क्या लिखा। मैंने कहा इट इज द वैल्यू विच हैज नो वैल्यू, इट इज अ मटेरियल विच हैज नो वैल्यू। वेस्ट मे हैव नेगेटिव वैल्यू, उल्टा पैसे आएंगे नहीं, उल्टा आपको कई बार देने पड़ जाते हैं। एक बच्चा कहता है देने पड़ जाते हैं, उसको नींद आ रही थी। बेटे कई बार आपकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें से गैसेस निकलती हैं, उसमें से बड़ा सारा वेस्टेज निकलता है। अच्छा वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। नाउ बिकॉज यू आर डूइंग अ प्रोसेसिंग यू हैव टू फॉलो दोज एनवायरमेंटल लॉज। आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के सारे लॉज फुलफिल करने। तो उस केस में आपको बजाय आने के देने पड़ेंगे, क्योंकि वेस्टेज को रिमूव कराने के लिए रिमूवल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। बेटे आई एम टॉकिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग टायर्स, व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग गैसेस, देयर ought to be something, some material, something will be wastage and that cannot be sold. Rather you have to sometimes incur that cost to remove that. तो आप लिखें वेस्ट का मीनिंग लिखें जी, सब बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। टर्म यूज टू डिस्क्राइब मटेरियल दैट हैज नो वैल्यू। वेस्ट मे हैव नेगेटिव वैल्यू इन केस इट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट सम कॉस्ट, बिकॉज आई वांट टू फॉलो एनवायरमेंटल लॉस, एयर पोल्यूशन लॉ, वाटर पोल्यूशन लॉ, नॉइज पोल्यूशन लॉ। तो उस केस में मुझे कुछ पैसे इनकर करने पड़ सकते हैं, बजाय आने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, मैं आ गया जी स्क्रैप में। सर आप स्क्रैप में आ गए? हाँ बेटे, स्क्रैप का मतलब है ऐसा नॉर्मल लॉस या जो भी मैं बेच सकता हूं, which can be saleable in the market. It is residue from, it is residue from materials used in मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। बेटे जो आप मटेरियल यूज़ करते हो उसमें से कुछ मटेरियल हमें पता ही है लॉस हो जाता है ड्यू टू द क्वालिटी, ड्यू टू द फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे मैंने गुलाब जामुन की बातें की थी, तो मैंने कहा था गुलाब जामुन कुछ तो साबुत नहीं रहते, कुछ टूट जाते हैं। जैसे जलेबी है, जलेबी अगर आप देखें तो टूट जाती है। कुछ भटूरे फूलते नहीं हैं, खराब हो जाते हैं, तो होंगे ही। अब या तो वो जो भटूरे हैं, वो जो मटेरियल है विच इज़ नॉट totally converted into finished product, that can be sometimes saleable in the market because that is with us, उसको हम बेच सकते हैं। अच्छा जब हम उसको बेच सकते हैं तो उसकी कुछ मार्केट वैल्यू भी होगी, हम कबाड़ी वाले को बेच सकते होंगे। इट मीन समथिंग विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट कबाड़ी वाला, फ्रॉम द मार्केट, दैट इज नेम्ड एज स्क्रैप। तो स्क्रैप इज रिकवरेबल एंड मेजरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। आराम से बेटे, मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है। इट इज रेजिड्यू फ्रॉम मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। स्क्रैप इज रिकवरेबल एंड मेजरेबल without further processing. Recoverable value of that byproduct is relatively more than that of scrap.
वो जो रिकवरेबल वैल्यू होती है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। आपको पता था, मुझे मालूम है। लास्ट कंसेप्ट बताना जी बेटे। भूपेश आनंद आज आपके सामने आखिरी कंसेप्ट को बताने जा रहा है बेटे। इसके बाद बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। फिर मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस की बातें करूंगा। अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है सर, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, इसका नाम है को प्रोडक्ट्स। को प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जब आप दो प्रोडक्ट्स को इकट्ठा बनाते हो, अलग अलग रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या किया था, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। मैं एक ही तरह का रॉ मटेरियल डालता था, उसमें से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते थे। मटेरियल एक ही होता था, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने आप इमर्ज हो जाते थे। तो सेल्स वैल्यू के बेसिस में मैं उनको कहता था दैट ईदर दे आर जॉइंट और दे आर बाय। अब क्या हो रहा है, मैं मटेरियल ए और मटेरियल बी, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अलग अलग मटेरियल डाल रहा हूं और अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब सवाल है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स ना एक्चुअली में साथ साथ ही बन सकते हैं। मटेरियल सेपरेट है, प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं। जैसे पोलर फैंस, सीलिंग फैंस देखें, पेडिस्टल फैंस देखें, टेबल फैंस देखें, हैं तो पंखे ही। तो पोलर फैंस क्या करता है बेटे, सीलिंग फैन और पेडिस्टल फैन के लिए उसका मटेरियल एक ही है, मान लेते हैं। और मैं कहता हूं मटेरियल अलग अलग है, ऐसा मान लीजिए और समझने के लिए। सीलिंग फैन के लिए मटेरियल अलग है, पेडिस्टल फैन के लिए रॉ मटेरियल अलग है, बट वो बनेंगे साथ साथ ही, उनकी प्रोडक्शन साथ साथ होगी। हम साथ साथ हैं। जब दो प्रोडक्ट साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं तो मैं कहता हूं दे आर नेम्ड एज को प्रोडक्ट्स। तो बेटे मैंने ऊपर लिखा को प्रोडक्ट, मैंने रॉ मटेरियल डाला, अज्यूम कर रहे हैं अभी बेटे, अभी समझना, मैंने एक ही रॉ मटेरियल डाला और मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आ गए, ए और बी। प्रोसेसिंग भी एक ही बार हो रही है, एक ही मटेरियल डाला है, तो दे विल बी ईदर जॉइंट और बाय, ठीक है। बट मैं ये तो करा ही चुका हूं, मैं कराने जा रहा हूं आपको क्या, को प्रोडक्ट्स। मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल ए भी डाल दिया और रॉ मटेरियल बी भी डाल दिया। आई हैव इंट्रोड्यूस रॉ मटेरियल ए एज वेल एज रॉ मटेरियल बी, दोनों डाल दिए, ठीक है सर, दोनों डाल दिए। अच्छा, जब दोनों डाले तो प्रोसेसिंग एक साथ हो रही है, मटेरियल अलग अलग हैं। तो आई एम विद नाउ सीलिंग फैन एंड टेबल फैंस, मेरे पास दो फैंस आ गए। तो बेटे दीज सीलिंग फैंस एंड टेबल फैंस दे आर नेम्ड एज को प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक और छोटी सी बात लिखी बेटे, अगर आप थोड़ा सा बात समझ लेंगे ना, 5 मिनट की बात रह गई है। रॉ मटेरियल एक्स मैंने डाला तो प्रोडक्ट ए बना, रॉ मटेरियल वाई डाला तो प्रोडक्ट बी बना। बट ये प्रोडक्ट ए और बाय एक साथ साथ बन सकते हैं, एक साथ ही बने, तो हम इनको जॉइंट या बाय नहीं बोलेंगे। दे आर नेम्ड एज को प्रोडक्ट बिकॉज देयर रॉ मटेरियल इज डिफरेंट। नो डाउट देयर प्रोसेसिंग इज सेम। जैसे ऑटोमोबाइल शॉप्स की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, अर्टिगा की बात करें, वैगनार की बात करें, मटेरियल अलग अलग हो सकता है वैगनार का और अर्टिगा का, बट वैगनार और अर्टिगा एक साथ साथ प्रोसेस हो सकती हैं, एक ही वर्कर बना सकता है, जैसा भी। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। तो को प्रोडक्ट्स में लिखेंगे, इन केस ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ मटेरियल एंड जॉइंट मेन एंड बाय प्रोडक्ट्स। लिख लेंगे बेटा। एक बच्चा कहता है जी पहला तो लिखा ही नहीं, लिख लो बेटा, डायग्राम बनाओ। कहते हैं डायग्राम से ज़्यादा बातें समझ आती हैं, ठीक है जी। ए पॉइंट में आप पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, और इसमें दो प्रोडक्ट्स निकले, ए और बी, जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक ही में मैंने दो तरह के मटेरियल डाल दिए, प्रोसेसिंग एक साथ हुई और दो प्रोडक्ट्स निकले, सीलिंग फैन और टेबल फैंस। तो बेटे यहाँ पर जॉइंट है और यहाँ पर को प्रोडक्ट्स है। तो एक बात और समझनी है, क्या समझनी है, कि अगर रॉ मटेरियल डिफरेंट है, इफ वी हैव डिफरेंट रॉ मटेरियल्स बट प्रोसेसिंग इज सेम, देन दोज टू प्रोडक्ट्स आर नेम्ड एज को प्रोडक्ट्स। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, इन केस अगर जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सीधा सीधा मोहब्बत होती है, सीधा सीधा प्यार होता है, सीधा सीधा इश्क होता है, किससे, रॉ मटेरियल का और जॉइंट मेन एंड बाय प्रोडक्ट्स का।
डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आलिया भट्ट रणबीर कपूर डायरेक्ट रिलेशनशिप है. बट इन केस ऑफ को प्रोडक्ट्स, in case of co-products there is no correlation between raw material and co-products. ऐसा नहीं है कि आप रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ज़्यादा कर देंगे तो co-product ज़्यादा बन जाएंगे, नहीं बेटे, ये बात का ध्यान रखना है. ठीक है जी. एग्जाम्पल लिखिए, पोलर फैंस. अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट क्वांटिटीज. सीलिंग फैंस अलग अलग क्वांटिटी में बन सकते हैं, बट ये बनते साथ साथ है, मटेरियल अलग अलग होता है. सीलिंग फैंस, टेबल फैंस, कैबिन फैंस, पेडेस्ट्रल फैंस. सीलिंग फैन, टेबल फैन, कैबिन फैन, पेडेस्ट्रल फैंस. ठीक है सर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही देखा गया. तो लिख लो एक एग्जांपल और ज़्यादा समझ आएगा को प्रोडक्ट्स के ऊपर. इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल्सो, यू नो, आई एम प्रोड्यूसिंग कार्स, जीप्स, बसेस. तो इसमें प्रोसेसिंग सेम होती है, मटेरियल अलग अलग होता है. तो इनको हम बोलेंगे, कार्स को, जीप्स को, बसेस को प्रोडक्ट्स बोलेंगे. जॉइंट और मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे. ये अपने आप इमर्ज नहीं हुए, ये हमने इंटेंशनली मेहनत की तो जाके इमर्ज हुए. आप मेरी बात को समझ रहे हैं. दीज आर नेम्ड एज को प्रोडक्ट्स. मैं भूपेश आनंद आज अपनी वाणी को यहीं पे आराम दे रहा हूँ. लेक्चर नंबर 22 में मैंने बाय प्रोडक्ट्स तक की कहानी किस्मत की पूरी कंप्लीट कर दी. कंसेप्ट सारे बता दिए, एक एक केस स्टडी भी बताई. अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें एक लॉजिक और करना है, एक कंसेप्ट और करना है. वो लेक्चर 23 से स्टार्ट करेंगे, उसके 3-4 लेक्चर्स लगेंगे. उसके बाद जाके प्रोसेस कॉस्टिंग और एक मेथड्स देख लेंगे बेटे. अभी 3-4 लेक्चर मान के चलिए और होंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में. फिर हमारी कहानी खत्म होगी, फिर हम अगले चैप्टर में चलेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.